Hello guys, I'm back with another strategy for corporate account and auditing जून 2025 स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के बारे में। पेपर पैटर्न कैसे करना है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हम 100% अपना दे के 60-70 तक स्कोर लेके आ सकते हैं। और इसमें से एमसीक्यू कहाँ कहाँ से किधर से आते हैं उसके बारे में बताऊँगा। और आपके लिए एक गिफ्ट है कि मैंने इनके एमसीक्यूज़, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज़, सब एमसीक्यूज़ मैंने ना एक पीडीएफ बनाया है उसमें डाल दिया है। तो आपको वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि एमसीक्यू का मेजरमेंट क्या है, एमसीक्यू किस तरह के आते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग में। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो रहते हैं ना वो प्रैक्टिकल और थ्योरी में रहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यू आना तय है, मतलब उनका डिसाइडेड ही रहता है। एक नहीं तो दो एमसीक्यू तो वो दे ही देते हैं। देन उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इनमें से एक एमसीक्यू आता है। देन इंश्योरेंस में से कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला एक एमसीक्यू आता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है क्या, तो आंसर इज़ नो, वो बनाना नहीं पड़ता। या फिर अंडर इंश्योरेंस री इंश्योरेंस वाला एक एमसीक्यू आ जाता है। बैंकिंग में से कौन सा एमसीक्यू आ सकता है, ट्रांसफर प्रॉफिट टू रिजर्व फंड कितना परसेंटेज ट्रांसफर करना पड़ता है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल डेटर्स है तो डेटर्स कहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो कहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे, उसके बारे में एक दो एमसीक्यू रहते ही रहते हैं। नाउ कमिंग टू द फैक्ट दैट ऑडिट के इधर आते हैं। ऑडिट में क्या है ना, ऑडिट रिपोर्ट पे आपको बहुत एमसीक्यूज दिख जाएंगे। देख जैसे कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद जितने भी फॉर्म्स रहते हैं ना, मतलब कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंट करने का फॉर्म, कॉस्ट ऑडिटर के मतलब रिपोर्ट देने का फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना उनको रट्टा मार लो, मैं तो यही बोलूँगा। ओपिनियन वाला जो पार्ट होता है, लेकिन मॉडिफाइड ओपिनियन हो गया, क्वालिफाइड ओपिनियन हो गया, डिस्क्लेमर ओपिनियन हो गया, इन सब के मीनिंग क्या है उसके बारे में भी जानकारी ले लो। इनके एमसीक्यूज आते ही आते हैं। ऑडिट एविडेंस में मेथड्स कौन से हैं ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए, कौन से मेथड्स नहीं है, लाइक टेस्ट चेकिंग हो गया, नहीं तो इंटरनल ऑडिटर हो गया, ऐसा सब कुछ आता है यहाँ पे। ऑल नेम ऑफ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है उनके नाम और उनके नंबर आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट एक पूछता है, एक नहीं तो दो। मेरे टाइम पे उन्होंने दो पूछा था, मतलब 4 मार्क्स का वेटेज, समझ रहे हो आप, 4 मार्क्स का वेटेज समझ रहे हो। मैंने किया हुआ था इसके लिए, मेरे को 4 मार्क्स मिल गए थे वहाँ पे। ऑडिट रिस्क में आपको कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क, नहीं तो इनहेरेंट रिस्क एक्सेट्रा, नहीं तो ऑडिट फाइल के बारे में मिल जाएगा। ऑडिट फाइल में टेम्पररी फाइल और परमानेंट फाइल, ये दो फाइल रहता है, उनके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म आता है और पास्ट ईयर का ही आता है। ठीक है, देन फर्स्ट ऑडिटर कौन सा होता है, कैजुअल वैकेंसी के लिए कितने दिन लगते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑडिट कमेटी में कितने लोग रहते हैं, ये सब जानकारी आपको रखना ही चाहिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं तो कोई भी होटल विटेल का डिफरेंट इंटिटीज़ का आपको एक एमसीक्यू दिख ही जाएगा। ठीक है, अब देखो कभी भी है ना, कभी भी कॉर्पोरेट एंड ऑडिटिंग में होगा या फिर किसी और भी सब्जेक्ट में होगा, ऑल ऑफ द अबाव ऑप्शन दिया है ना, तो 90% चांसेस होते हैं कि उनका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबाव ही रहता है, 90% चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल पार्ट क्वेश्चन पेपर्स किस तरह के आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1 से रिलेटेड रहता है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है यार ऑडिटिंग का करते बैठे, यार ऑडिटिंग क्यों करते हो तुम लोग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करो ना, काफ़ी ईजी है, ईजिली स्कोर कर सकते हो आप। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फोरफिटेड शेयर्स, कॉल इन एरर, रिडेम्पशन, डिबेंचर, ये सब कुछ दिख जाएगा, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। और सॉरी, अंडर राइटिंग का भी क्वेश्चन दिख ही जाता है मोस्ट प्रोबेबली। अंडर राइटिंग और राइट ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन रहता है, उसको देखा जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दिख जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। इसके लिए मैं बोलूँगा कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की बुक आपको रेफ़र करनी चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है एंड आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी एरर्स। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, इसके लिए है ना छोटा मोटा करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लिए या फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर लिए, बस उतना कर लिए ना, उतना इनफ है। आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है या फिर बैलेंस शीट निकालना है, ऐसा कुछ देगा भी नहीं इंस्टीट्यूट आपको निकालने के लिए। ठीक है, बिकॉज इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, बैंकिंग का रिबेट और बिल डिस्काउंटेड कैसे निकालते हैं, इंश्योरेंस का रिस्क कैसे निकालते हैं, या फिर रेवेन्यू रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 मार्क्स के लिए। तो आपको उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, देन हम आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। मतलब इसका कंपलसरी है कि भाई इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछना ही पूछना है। ठीक है, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, नहीं तो इन्वेंट्री में से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, अदरवाइज थ्योरी भी पूछ सकता है। बट हाँ, मेरे टाइम पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का क्वेश्चन पूछा था, आई स्वेयर मैंने देख के गया था, इसके लिए हो गया था। अगर आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी करने हैं ना, ये तीनों की तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है,
तो आपको क्या करना है ना, आपको सीए इंटर की बुक को रेफर करना है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ईपीएस वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, ईपीएस वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, बुक का ही क्वेश्चन आता है, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन आता है। आपको मैं बता रहा हूँ चार्टेड अकाउंटेंसी का बुक रेफर करो, माँ कसम आप बहुत बवाल मचा दोगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग में 60+ लाना कुछ बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं चैप्टर से ऑडिट के ऊपर। देखो देखा जाए तो ऑडिट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम लोग है ना, इन्हें सब बाइफरकेट किया है कि किस तरह के क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में से आता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स। फाइनेंशियल आइटम्स मतलब क्या होता है कि पीपीई हो गया, नहीं तो इन्वेंट्री हो गया, नहीं तो करंट एसेट्स हो गए। इनको छोड़ के मतलब जो भी फाइनेंशियल आइटम्स रहते हैं बैलेंस शीट में रहते हैं, उनका अगर ऑडिट करते हैं हम लोग, वो चैप्टर नहीं आता इसमें, ठीक है। वो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता चैप्टर 7 में। बाकी सबका जो भी आता है, ऑडिटर का अपॉइंट कैसे करते हैं, या फिर एनएफआरए क्या होता है, ऑडिट कमेटी क्या फंक्शन करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, चैप्टर 7 में फाइनेंशियल आइटम में से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। मतलब आपको बोलेगा कि यार मेरे इतने इतने एम्प्लॉयज़ है, इनका तू ऑडिट कैसे करेगा, मतलब इनका सैलरी का ऑडिट कैसे करेगा, नहीं तो रेंट का ऑडिट कैसे करेगा, अदरवाइज फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट है तो उसका ऑडिट कैसे करेगा। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 में ए के पार्ट में पूछा जाता है। एंड देन चैप्टर 7 में आपको ये पूछा जाएगा कि भाई बता एनएफआरए का क्या है सीन है, या फिर ऑडिटर का मतलब अपॉइंट करने के लिए क्या क्या रूल्स है, कैजुअल वैकेंसी निकल गया है तो क्या करने का, अगर ऑडिटर ने रिज़ाइन दिया तो क्या करने का, इस तरह के क्वेश्चन है ना वो पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 7 में है ना, जो क्वेश्चन 7 है उसमें चैप्टर 7 के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा मोस्ट फेवरेट क्या है पता है, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ही किया था। चैप्टर 8 में क्या है ना कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं तो होटल, नहीं तो स्कूल का ऑडिट कैसे करते हैं इसके बारे में। इसमें आपको ठोकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठोको, मैं तो बोलता हूँ ठोक दो भाई, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। मतलब जो भी आपको याद आ रहा है वो ठोको। मतलब अगर होटल का बोला, होटल में क्या क्या होता है, दारू होता है, ब्रीवरेज होता है, फूड होता है, तो उसका आप इन्वेंट्री चेक करोगे, या फिर बेड्स कितने उनका इन्वेंट्री चेक करोगे, बेडशीट होता है उसका इन्वेंट्री चेक करोगे। ऐसा वाला कुछ भी ठोकने का एकदम, मतलब स्टाफ का सैलरी कितना है वो ये करने का, मतलब देखने का, रेंट कितना है एज पर द रेगुलेशंस है कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ ठोक के आने का। जैसे कि आपने स्कूल का ऑडिट कर लिया, तो स्कूल का ऑडिट में क्या होता है, मोस्टली रजिस्टर देख लिया, मतलब कितने बच्चे हैं वो चेक कर लिया, बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना है कि नहीं पहना है वो भी देख लिया। एंड उसके बाद में जो भी फंड अलोकेशन हुए हैं उनको डोनेशन की तरफ से स्कूल को, क्या वो सही काम में लगे कि नहीं लगे, वो भी आपको देखना होता है। तो इस तरह के ठोका ठाकी के काम आप क्वेश्चन नंबर 8 के चैप्टर 8 में कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड चैप्टर 7 का क्वेश्चन भी आता है इसमें, ठीक है। एक चैप्टर 7, देखो चैप्टर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह पे आता है, हर जगह पे आता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये एमसीक्यूज दिख रहे हैं, ये एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले 30 मार्क का ये लेना है, रिस्क नहीं लेना है अपने को, 30 मार्क आपको पहले अटेम्प्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख रहा है, आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो ये बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा बैंकिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला ये दोनों पहले अटेम्प्ट कर लो, जिससे कि आपका ग्रिप बना रहे और आपको इजीली छोटे छोटे क्वेश्चंस में इजीली मार्क्स गेन हो जाए, 28 मार्क्स आपके फिक्स हो जाए। देन आप ये वाला फोर्फिटेड वाला, शेयर्स वाला, नहीं तो अंडर राइटिंग वाला क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि थोड़ा बहुत लेंथी होता है, बट हाँ डूएबल होता है, करने लायक होता है। एंड देन उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मैंने तो पहले स्टार्टिंग में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज किया था, बिकॉज ऑफ मैंने देखा हुआ क्वेश्चन ही आ गया था एग्जाम में, तो मैंने वही पहला कर दिया था। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से करना है। उसके बाद में मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दोनों को छोड़ दो। यस, यू हर्ड इट राइट, दोनों को छोड़ दो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को करो और ये बाकी के चैप्टर्स करो, दैट्स इट। इतना ही करो, माँ कसम बता रहा हूँ, आप पास हो जाओगे, 60-70+ आराम से आएंगे। पूरा ऑडिट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पूरा ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एमसीक्यू के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको रीडिंग लगाना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ चैप्टर 8 और चैप्टर 7 नॉर्मल सा कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। ठोकम ठकी कर सकते हैं आप लोग, आपको चार्ट्स बनाना चाहिए, ठीक है, ईजिली हो सकता है। तो यही पैटर्न मैंने भी फॉलो किया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को लिया था एंड मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया था, ठीक है।
मेरे टाइम पे दिसंबर 2024 में। एंड बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में, सॉरी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में मैंने तो हक दिया था पूरा, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, इसके लिए लोअर मार्क्स है, नहीं तो मेरे 60-70 प्लस आराम से आ सकते थे। बट बिकॉज ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में मैंने देख के नहीं गया था क्वेश्चन, एंड वही क्वेश्चन आ गया था, बुक का ही क्वेश्चन, इसके लिए मेरे लग गए थे वहाँ पे। बट हाँ, मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने संभाल लिया था। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, मेरा सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कितनी गलतियाँ की थी डिस्पाइट ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। आंसर गलत लिख दिए थे, स्टिल आई एम एबल टू स्कोर 47-48 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर पेपर। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना मतलब गहराई से मैंने लिखा होगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही करो, जैसे कि मैंने अटेम्प्ट किया था वैसे ही आप भी अटेम्प्ट करो, इससे कि आपका पेपर अच्छा जाए और आराम से जाए। और बस एमसीक्यू एंजॉय करना और अच्छे से पढ़ाई करना, इसमें पास्ट ईयर के एमसीक्यूज ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कुछ ज़्यादा करने की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।